नमस्कार आप सभी को। आज मेरा एक भाई, मेरा छोटा भाई वंश परवंदा आया है। वो हमारा एक व्यूअर भी है, हमारी यूट्यूब वीडियोस भी देखता है और उसके दिमाग में बड़े सारे क्वेश्चंस आए। तो उसका फ़ोन आया मेरे पास, भैया मैं आपकी बड़ी सारी वीडियोस देखी हैं जो भी आपने अपलोड करी हैं। अब मुझे जब बहुत सारी क्वेश्चंस मेरे दिमाग में जो मुझे जानने हैं, तो एक Q&A आप कर लीजिए मेरे साथ में। तो मैंने कहा चल भाई, मैं एक दिन फ्री होऊंगा मंडे वाले दिन नाइट में, तो हम लोग मंडे नाइट को बनाते हैं। तो आज हम लोग वही बनाने के लिए उसको बुलाया है। तो मैं आप सबके समक्ष उसको पेश करता हूँ अभी। क्या हाल है भैया? क्या हाल है वंश? बहुत बढ़िया। आप और बताओ भैया, क्या चल रहा है सब कुछ? आप बताएं। बस वही हमारे थोड़े से सवाल थे। हमारी जनता ये जानना चाहती है कि जो मेन चीज़ जो कॉमन जनता जानना चाहती है वो ये है कि शराब बनती कैसे और इसमें मेन कॉमन इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। शराब मतलब आते ही सीधा तुमने यार हालचाल पूछा और सीधा क्वेश्चन पूछ लिया। डरना भी इसको किसी का। जनता है, जनता का तो सवाल करने पड़ेंगे आप। चलो ठीक है। तो कॉमन इंग्रेडिएंट्स भाई दो तरीके के पहले रॉ मटेरियल सिलेक्शन किया जाता है। देखा जाता है शुगरी कंटेंट है या स्टार्ची है। शुगरी में जैसे 5 तरीके की चीज़ें ले ली जाती हैं। गुड़ हो गया, या दूसरा हम लोग गन्ने का जूस हो गया, तीसरा मोलासेस हो गया, चौथा हनी हो गया, और 5वां फ्रूट्स जैसे कि महुआ से, सेब से, ग्रेप से बन जाती है। ये तो मैंने सुना था कि सेब से शराब बन जाती है, पर ये नहीं पता था कि गुड़ से भी शराब बन जाती है। जैगरी। अब स्टार्ची भी होते हैं। अब जैसे दूसरा रॉ मटेरियल होता है स्टार्च का। स्टार्च में भी 5 तरीके के ग्रेन्स होते हैं, जैसे जौ हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, इनसे भी बन जाती है। जो तो मैंने सुना है कि इनको ग्रेन्स, इनसे जो बनती है उसको ग्रेन स्पिरिट वाली शराब बोलते हैं। ओहो। तो जो ये आपने सबसे पहला इंग्रेडिएंट मुझे बताया, जौ, इससे तो बियर बनती है ना? हाँ, तो जौ से शराब भी बनती है। शराब भी बनती अब ग्रेन स्पिरिट तूने पढ़ा होगा। अब ग्रेन्स तो ये सारे ग्रेन्स हैं, इनसे भी शराब बनती है। ये भी ठीक है। तो भैया एक छोटा सा जिस्ट देते हैं पूरी रेसिपी का। शराब की पूरी रेसिपी बताते हैं हम छोटे से जिस्ट में, जिसमें मेन पॉइंट्स हम कवर कर लेते हैं, तो जनता को भी पता चल जाएंगे, मुझे भी पता चल जाएंगे। मेरा तो सवाल ये देखो, आप शुरू करो। स्टार्च रॉ मटेरियल भी होता है, स्टार्ची रॉ मटेरियल जिसे कहते हैं। उसमें 5 तरीके का होते हैं इंग्रेडिएंट्स। जौ हो गया, बाजरा हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया और मक्का। अब तेरा क्वेश्चन था कि शराब बनती कैसे, तो मैं किससे बताऊं? गुड़ से बताऊं, किससे बताऊं? जो पहला मैंने इंग्रेडिएंट बताया, चल मैं गुड़ ही पकड़ लेता हूँ, क्योंकि बाकी का प्रोसेस तो सभी का ही सेम है। बस पहला प्रोसेस अलग होता है, किसी में पानी कम लगता है, किसी में पानी ज़्यादा लगता है। मतलब उस इंग्रेडिएंट के साथ? हाँ, उस इंग्रेडिएंट के साथ। अच्छा। उसके बाद के प्रोसेस सभी के सेम है। अच्छा। तो अगर मैं शराब बनाने की बात करूं, देख तेरी वीडियो बनाते बनाते मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि लोगों तो वीडियो शराब बनानी कैसे बनती है ऊपर किसी को पता नहीं, तो मैं उस पर एक वीडियो बनवा दूंगा दिवांश के साथ बैठ के। ठीक है। ठीक है, पूरी वीडियो बनाएंगे। ठीक है। ठीक है, तो अभी मैं वैसे समझाता हूँ शॉर्टकट के अंदर। तो सबसे पहला प्रोसेस है रॉ मटेरियल का सिलेक्शन, जो कि हम लोगों ने गुड़ कर लिया। ठीक है। अब गुड़ को पानी के साथ मिक्स किया जाता है। अरे भाइयों, शराब बनानी घर में सेहत के लिए बड़ी हानिकारक हो सकती है, इसलिए घर में कभी मत बनाना। ये मैं इसलिए भी बताना चाह रहा हूं इसको, क्योंकि इसने एक बात बोली थी कि घर में भी शराब बनाई जा सकती है, तो कभी नहीं बनाई जा सकती है। फोन पे मेरे से पूछ रहा था, इसलिए आज मैंने वीडियो बनाई उन लोगों के लिए कि जो घर में शराब बनाने के बारे में बार बार सोचते रहते हैं। इसलिए मैं ये वीडियो पहले ही बता रहा हूं कि ये सुनकर घर में बनाने की कोशिश मत करना। आंखें भी जा सकती है, दिमाग भी खराब हो सकता है और मर भी सकते हो, क्योंकि जहरीली शराब बन जाती है। ये प्रॉपर इंडस्ट्रियल प्रोसेस ही होता है, इंडस्ट्रीज के अंदर ही बनाई जाती है। तो वो पंजाब के जो पंजाबी सिंगर्स गाना गाते हैं ना, गर्दी कड्डी होवे ते अपना पंजाब होवे, गानों में ठीक है, एक्चुअल में नहीं होता वो, सच्ची में नहीं होता मेरे भाई। उसके अंदर एक मिथेनॉल निकल जाता है, प्रोसेस के दौरान मिथेनॉल बनता है जो कि इथेनॉल के साथ बन जाता है। वो जहरीली शराब होती है। तभी मर जाते हैं लोग। तभी मर जाते हैं, क्योंकि मिथेनॉल का कंटेंट ज़्यादा होता है, उससे आइज डैमेज हो जाती है, ब्रेन डैमेज हो जाता है और मर भी सकते हैं। चलो अब पूरा प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले गुड़ जैसे सेलेक्ट किया, उसको पानी के साथ मिक्स कर लिया जाता है। उसकी एक प्रॉपर रेशियो होती है, जैसे 1 किलो गुड़ 3 से 5 लीटर पानी मिक्स कर दिया। अच्छा। अब गुड़ में या कोई भी इंग्रेडिएंट लो, उसके अंदर पहले देखना पड़ता है कि शुगर कंटेंट कितना है। शुगर में सुक्रोज शुगर देखी जाती है। सुक्रोज से ही ग्लूकोज और फ्रक्टोज शुगर बनती है। अच्छा, तो ये सुक्रोज बनता कैसे है?
सुक्रोज ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, ये कॉम्प्लेक्स शुगर होती है। अच्छा। ये हर किसी जो भी हम लोग रोटी भी खाते हैं, रोटी में भी होता है। ओके। तो उसके बाद ये सिंपलर शुगर में कन्वर्ट होती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर। तो जो शुगर कंटेंट होना चाहिए ना, वो 70 से 85% शुगर कंटेंट होता है गुड़ के अंदर। इसका इम्पैक्ट भी होता होगा कुछ, हाँ। अगर ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए? हाँ, अब जैसे शुगर कंटेंट 70 से 85% है, पानी के साथ मिक्स किया, 1 किलो गुड़ 5 लीटर पानी कर दिया, या 3 लीटर या 4 लीटर, ठीक। जो भी पानी का रेशो बैठा, जब मिक्स करते हैं तो एक शुगर सॉल्यूशन बन जाता है। वो जो शुगर सॉल्यूशन होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है ब्रिक्सोमीटर। वो बताता है कि एक्चुअल शुगर कंटेंट है कितना इस सॉल्यूशन के अंदर। अच्छा, ये मेजरमेंट टूल है? ये मेजरमेंट टूल है। तो वो 18 से 22 डिग्री, अगर वो ब्रिक्सोमीटर ब्रिक्स शो कर रहा है, ब्रिक्सोमीटर से जो यूनिट होती है ना, जैसे 1 किलो लीटर, तो वो यूनिट होती है ब्रिक्स। चीनी की ईंटें तो नहीं होती? नहीं, चीनी की ईंटें नहीं होती मेरे भाई, इसमें शुगर परसेंट होती है बेसिकली। अच्छा। ब्रिक्स मतलब BRIX, वो अच्छा। BRICK वाला ब्रिक नहीं है, ये ब्रिक्स है। तो ये ब्रिक्सोमीटर होता है जो कि परसेंटेज बताता है कि शुगर सॉल्यूशन के अंदर कितना शुगर का परसेंटेज है। अच्छा। 18 से 22 डिग्री तक, या 18% से 22% तक आइडियल शुगर कंटेंट माना जाता है। इससे ज़्यादा हो जाएगा तो इसके अंदर यीस्ट डाला जाता है, खमीर जिसे बोलते हैं हम लोग देसी भाषा में, घर में माताएं और बहनें हमारी। तो वो खमीर घर वाला नहीं होता, एक ब्रीवर्स यीस्ट आता है जो ब्रीवरी और डिस्टिलरी में यूज होता है। एस सेराविसी कहते हैं उसे। तो ये वो यीस्ट का टाइप है? ये टाइप ऑफ यीस्ट है जो कि एक्चुअली में दारू में यूज किया जाता है। अच्छा। इसके अलावा और कोई टाइप नहीं यूज किया जाता, इसलिए इसको ब्रीवर्स यीस्ट भी कहा जाता है। चलो, ये तो आपने मुझे बता दिया जो रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन। जो मेन प्रोसेस जहाँ से स्टार्ट होती है उसे क्या कहते हैं? मेन प्रोसेस से पहले तुझे बताता हूँ, गुड़ का सिलेक्शन भी एक सिलेक्शन होता है पार्ट। अरे गुड़ भी टाइट होना चाहिए, उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट अरे भी तो होना घर में गुड़ चाहिए, कैसे होना बना लो? चाहिए। वो भी तो देखना पड़ेगा ना, उसमें मॉइस्चर कंटेंट तो नहीं हाई है। ये भी बात है। देखो, ये तो बहुत नॉलेजेबल चीज है। मुझे तो लगा घर में जो गुड़ होता होगा उससे बन जाती होगी, तभी तो घर में कड्डी। नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। घर वाला गुड़ भी यूज किया जा सकता है, बट उसके अंदर सल्फर नहीं होना चाहिए। अच्छा। वो भी फिर उसकी केमिस्ट्री। अच्छा, तभी मैंने चीनी के उस पे पैकेट्स पे देखा सल्फर फ्री। हाँ। तो यार सबसे पहले फर्मेंटेशन करी जाती है। फर्मेंटेशन में देखो मैं बता, हाँ, उसमें यीस्ट ऐड किया जाता है, एस सेराविसी, जिसको ब्रीवर्स यीस्ट भी कहते हैं। ये यीस्ट जो होता है फर्मेंटेशन करने का काम करता है। ये क्या करता है, जो गुड़ के अंदर शुगर होती है, सुक्रोज को पहले ग्लूकोज और फ्रक्टोज से ब्रेक करता है, फिर वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। अच्छा। ये क्या करता है कि वो जो ऑक्सीजन होती है, यीस्ट मल्टीप्लाई होना शुरू होता है ऑक्सीजन लेकर, और ये मल्टीप्लाई होता है तो वो शुगर कंटेंट को कंज्यूम करता है और अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, और इस प्रोसेस में CO2 भी निकल जाती है। तो जो लिक्विड होता है ना, उसके अंदर बबलिंग हो रही होती है, और 28 से 32 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है इसे प्रोसेस करने के लिए। अच्छा। और ये जो प्रोसेस है ना, बेसिकली इसमें तेरी शराब नहीं बनती फर्मेंटेशन में, इसमें 5-6 चीज़ों का मिश्रण बनता है। जैसे पानी भी होता है इसके अंदर, मिथेनॉल भी होता है इसके अंदर, इथेनॉल भी होता है इसके अंदर एसिड अल्डिहाइड्स भी होते हैं, इसके अंदर फ्यूजल ऑयल्स होते हैं, जिसकी ये फ्यूजल ऑयल वही है भाई। कई बार आप दारू पीते हो और अगले दिन कहते हैं हैंगओवर हो गया भाई, बहुत सिर दर्द थी। तो कई बार क्या होता है कि अल्कोहल के साथ ना थोड़ी बहुत मात्रा में ये भी आ जाते हैं फ्यूजल ऑयल्स। अच्छा। ये फ्यूजल ऑयल क्या होता है, जब यीस्ट ना शुगर को कन्वर्ट कर रही होती है अल्कोहल में, तो कुछ अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स जो होते हैं उनको भी ये कन्वर्ट कर देती है फ्यूजल ऑयल के अंदर। ये फ्यूजल ऑयल वही है भाई। ये फ्यूजल ऑयल बेसिकली क्या होता है, यीस्ट ना जब क्या करता है, यीस्ट शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, बट उस शुगर कंटेंट के अंदर अमीनो एसिड प्रोटीन भी तो होता है, उसको भी वो क्या करता है, फ्यूजल ऑयल्स में कन्वर्ट कर देता है। फ्यूजल ऑयल में 4 चीज़ें बन जाती हैं, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल और आइसो अमाइल अल्कोहल और अमाइल अल्कोहल। ये 4 ऐसे केमिकल होते हैं, वैसे दुनिया को पता नहीं है, तो ये वो 4 केमिकल हैं जिसकी वजह से दर्द होती है अगले दिन, हैंगओवर, अगर ये अल्कोहल में इनका परसेंटेज थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। अच्छा। क्योंकि जब डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है अल्कोहल के साथ थोड़ा बहुत ये कंटेंट आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, कभी कभी होता कभी कभी नहीं होता? वो यार डिपेंड करता है ना, तुमने यार खाना पीना कैसा खाया। अच्छा, दिन भर का डेली रूटीन। ये भी है, रात भर ढंग से सोई नहीं, फिर दोपहर को खाना ढंग से खाया नहीं, गैस बन गई, रात को दारू पी ली बिना खाना खाए, और फिर उसके साथ में क्या खा रहे हो, वो भी डिपेंड करता है। चाप के बिना तो हमारा कुछ होता ही नहीं, आपको पता ही है।
जो भी है बेसिकली डाइट थोड़ी सी तरीके से रखनी चाहिए जब अगर दारू पीनी है। तो ये जो 5-6 चीज़ें होती हैं, अब इसमें से इथेनॉल सेपरेट करना होता है, तो उसके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, इसलिए इंडस्ट्रीज के अंदर बनना चाहिए। अच्छा, इथेनॉल मिल जाए तो शराब मिल जाती है? इथेनॉल से ही शराब बनती है, इथेनॉल अच्छा, ही शराब और बनती है। बनेगी? अरे अभी तो सब कुछ होता है, तो बहुत इंजीनियरिंग होती है यार। पहले तो सिर्फ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में ये अलग किया जाता है, जो जहरीली शराब है मिथेनॉल, अगर ये मिथेनॉल का कंटेंट शराब के अंदर इथेनॉल में इसका कंटेंट ज़्यादा हो जाए या हाई हो जाए, मतलब तो ज़्यादा हो जाए, तो ये जहरीली शराब बन जाती है और पीने के बाद आंखें डैमेज, ब्रेन डैमेज है, मर भी सकता है पर्सन। तो इसलिए इसका एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट सभी का अलग अलग होता है। पानी जैसे 100 डिग्री पर अलग हो जाता है, इथेनॉल जो होता है वो 78.37 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है बॉइलिंग पॉइंट, उस पर अलग हो जाता है। और जो फ्यूजल ऑयल्स होते हैं ये 131 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अलग होते हैं। और ये जो अपना एसिटल्डिहाइड, सॉरी इसमें अल्डिहाइड निकलता है, अल्डिहाइड और वॉलेटाइल कंपाउंड्स और एक वो होता है मिथेनॉल, ये सब पहले निकल जाते हैं, 67 डिग्री के आसपास निकल जाते हैं, 67.37 के आसपास, 64.37 अप्रॉक्स। पहला पॉइंट तो आपने मुझे बताया फर्मेंटेशन, ठीक है। फर्मेंटेशन में हमें एथेनॉल मिल गया, फर्मेंटेशन में मिश्रण मिल गया, फिर डिस्टिलेशन में ये अलग हो गए सब। डिस्टिलेशन एक प्रोसेस हुआ जिसमें डिफरेंशिएशन हो गई। चलो ठीक है। इसमें क्या हुआ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में ही हम लोग को इथेनॉल जो मिला 78.37 डिग्री सेल्सियस पर मिला, बट उसके साथ कुछ कुछ अमाउंट में जैसे थोड़ी थोड़ी सी ये सब चीज़ें भी आ जाती हैं, जैसे फ्यूजल ऑयल आ गया, अल्डिहाइड्स आ गए, थोड़े बहुत आ जाते हैं, जो हैंगओवर का रीजन है, बहुत कम मात्रा में आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, अब डिपेंड करता है, अब आती है मेन गेम। दारू तो सभी सेम बन रही है, इथेनॉल तो सबका सेम बनता है, फिर आता है फ्लेवरिंग एजेंट आपने क्या डाला है, आपको कौन सी दारू बनानी है। आजकल वो जामुन बहुत लोग पी रहे हैं, तो जामुन फ्लेवर डाल देते हैं। किसी को पहले वो वोडका में एप्पल चलता था तो वो एप्पल फ्लेवर डाल दो, वो ग्रीन एप्पल, वो क्रैनबेरी चलता था क्रैनबेरी डाल दो, बीच में वो चॉकलेट आया था चॉकलेट डाल दो, तो वो फ्लेवर डाल दो, आपको जो भी डालना है फिर अपने हिसाब से। कई लोग अब जैसे वो एक जैगर मिस्टर करके भी आती है, तो वो कई लोग हर्ब्स स्पाइसेस वगैरह सब डाल देते हैं। और नहीं, मैंने टेस्ट करी है वो, उसका टेस्ट है भी थोड़ा सा वैसा स्पाइसी सा मसालों वाला, हर्ब्स वाला है उसमें यार। कम से कम 27-28 हर्ब्स होंगी या स्पाइसेस होंगे। अरे भैया, मैंने सुना है जो जैगर मास्टर आप मुझे बता रहे हो जिसमें स्पाइसेस वगैरह होती है, ये जर्मनी में एज ए मेडिसिन की काम करती है यार। इसके अंदर लगभग जो मैंने पढ़ा है, सुना है, 56 टाइप के हर्ब्स होते हैं इसके अंदर, और ये एक्चुअली मेडिसिन नहीं है। शराब कभी कोई मेडिसिन नहीं होती मेरे भाई। अच्छा। ये सिर्फ एक वो गानों में बोला जाता है, टीवी में एक डायलॉग बोला जाता है, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ मेडिसिन। बट इसके अंदर जो हर्ब्स हैं वो मेडिसिनल पर्पस में यूज़ होते हैं। जर्मनी में कहते हैं, जो मैंने पढ़ा भी था कहीं पर, कि ये स्टमक को ना, जैसे इम्बैलेंस है स्टमक, या ब्लोटिंग हो रही है या पेट खराब है, इसकी तहसील ठंडी होती है, जिसकी वजह से इसको यूज़ किया जाता है एज अ मेडिसिन। अच्छा। बट एक ढक्कन ही लेते होंगे, ऐसे नहीं पूरी बोतल टक्कर गए। हमारे इंडिया में तो कॉन्सेप्ट क्या है भाई, बोतल जब तक खत्म नहीं मजा नहीं आया। और जब भाई दारू बच कैसे गई है, सही बात, 1.5 बोतल जो 2 बोतल पड़ी है। बिल्कुल ठीक बात है। 4 दोस्त बैठे हैं, वैसी कहाँ पता चलती है यार। नहीं, इतनी भी नहीं होती ना मेरे दोस्त। अब वहाँ बेचारे शरीफ लोग बाग होते हैं, 1 पैक पी लिया, 2 पैक पी लिया। हमारी तरह थोड़ी ना यार, पूरी बोतल खत्म करनी है। आज 2 भाई बैठे हैं तो। हम अपने कंटिन्यू टॉपिक पे आते हैं एक बार। हाँ चलो। तो फर्मेंटेशन आपने मुझे बताया, एक मिश्रण मिलता है, मिश्रण के बाद डिस्टिलेशन होती है, डिस्टिलेशन में हमें एथेनॉल मिल जाता है। एथेनॉल जो मेन इंग्रेडिएंट है शराब बनाने के लिए, ऐसा आपने मुझे बताया। इसके बाद इथेनॉल प्योर अल्कोहल होता है। अच्छा। यही है वो फिल्टर्ड स्पिरिट, जिसके अंदर फ्लेवरिंग एजेंट जामुन डाल दिया, सेब डाल दिया, या लाइम बनाना है तो लेमन डाल दिया। ये नेचुरल डाला जाता है या सिमिलर टू नेचुरल इंग्रेडिएंट डाला जाता है। अच्छा। तो फ्लेवर देने के लिए बेसिकली। लेकिन जो कलर होता है वो 2 चीज़ों से आता है, या तो कैरेमल ऐड करना पड़ेगा या फिर उसकी एजिंग करनी पड़ेगी। अगर महंगी दारू बनानी है तो एजिंग करनी पड़ेगी, सस्ती दारू बनानी है, जल्दी चाहिए तो कैरेमल ऐड कर दो। कैरेमल लाइट ब्राउन या थोड़ा डार्क ब्राउन कलर देने के लिए। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है भैया? अगर कैरेमल ऐड कर रहे हो तो कैरेमलाइजेशन। ये होता क्या है, चीनी को बहुत ज़्यादा हीट कर दो तो वो ब्राउन से कलर की हो जाती है। हाँ। उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स बड़े बड़े ज्वाइन होके ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स, तो एक बड़ा पार्टिकल बना लेते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। ठीक है। तो वो बड़ा जो पार्टिकल होता है वही है कैरेमल। तो वो जली हुई सी चीनी का टेस्ट आता है।
वो कैरेमल है, तो वो लाइट ब्राउन या डार्क ब्राउन वो आप एज पर द नीड उसके हिसाब से उसको ऐड किया जाता है। अच्छा। हाँ। जैसे भैया आप अब दूसरी प्रोसेस का नाम आपने मुझे बताया एजिंग। हाँ। एजिंग जो होती है, जैसे एक श्रीवास रिवल की बोतल पे मैंने देखा 20 इयर्स लिखा होता है। हाँ। तो वो एजिंग का ही होता है? 20 साल उसको बैरल में रखा जाता है। ये बैरल क्या होता है? लकड़ का पिप्पा। अरे अच्छा, मतलब उसके अंदर स्टोर रखा जाता है उसको 20 साल तक। हाँ। तो तभी वो इतनी महंगी है। हाँ। ओके। अब वो लकड़ का पीपा 20 पैसिफिक होता है, ओकवुड ट्री होता है। प्लाईवुड ले आओ यार, लकड़ का पीपा ही तो बनाना है। वो नहीं भाई, अमेरिका में या फ्रांस में पाया जाता है ये ओकवुड ट्री। तो अमेरिकन ओक होगा तो उसको मतलब अमेरिका के अंदर पाया जाने वाला पेड़ है तो अमेरिकन ओक हो गया। अगर फ्रांस के अंदर का ओकवुड ट्री है तो उसको फ्रेंच ओक कह देते हैं। अच्छा। हाँ। और इस प्रोसेस में और क्या होता है? अब इसमें भी ना, वैसे तो जो मैंने पढ़ा है, एजिंग के दौरान में ना 5 तरीके का कंपाउंड निकलता है उसी ओकवुड ट्री के बैरल वाली जो लकड़ होती है। अच्छा। उसमें 2 प्रोसेस होता है, या तो चैरिंग करी जाती है या टोस्टिंग करी जाती है। पहले मैं 5 कंपाउंड्स बता देता हूँ। जो वैनिलिन होता है उससे वनीला फ्लेवर मिलता है। एक फिनोलिन होता है जिससे थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर आता है। एक लैक्टोन्स होती है जिससे वुडी नोट्स आती हैं। और चौथा होता है टैनिन जिससे ड्राइनेस आती है। और कैरामलाइज्ड शुगर्स भी इसके अंदर होती हैं जो कि निकलता है और कैरामल कलर देता है जिससे वो लाइट ब्राउन गोल्डनिश सा कलर आ जाता है इसके अंदर। ठीक है। अब कई बार क्या होता है, जैसे टोस्ट क्या होता है, हल्का गर्म करना, और चैरिंग जो होती है उसके अंदर के सरफेस को हीट कर दिया जाता है फ्लेम से। अच्छा। हाँ, तो उससे भी ना फिनोलिन कंपाउंड निकल जाता है जिससे वो अंदर से वो स्मोकी फ्लेवर आ जाता है ना उसके अंदर, ये होता है। तो फिनोलिन जो होता है बेसिकली स्मोकी, और जो लैक्टोज होता है उससे वुडी नोट्स आ जाते हैं। अच्छा। अब एजिंग के बाद क्या होता है फिर? अब तो मिल जाएगी। कलर हो गया कलर हो गया, उसमें फ्लेवर्स आ गए। अब आपने फ्लेवरिंग एजेंट पहले ऐड कर दिया था, अब आपकी दारू तैयार है। अब इसको लेके जाओ बैरल्स के अंदर, उसके बाद अपनी बॉटल में भरो। पहले क्वालिटी चेक कर लो क्योंकि इसको डीमिनरलाइज्ड अच्छा, इसकी भी क्वालिटी चेक होती है? हाँ, अब इसके बाद इसको डीमिनरलाइज्ड वाटर के साथ भी तो ऐड करो कि सीधा पियोगे तो भाई। अब जैसे वो फिल्ट्रेशन जब हम लोगों ने कर लिया था, डिस्टिलेशन कर लिया था, डिस्टिलेशन के बाद हमें इथेनॉल मिल गया था, वो भाई पी नहीं सकते तुम। अच्छा, वो मतलब harsh होती है। इथेनॉल सीधा स्टोर होता है, आपका एजिंग होती है उसकी। हाँ, फिर ये कैरेमल उसके बाद उसके अंदर पानी मिलाया जाता है। हाँ। ओके। अब मिलाएंगे इसमें डीमिनरलाइज्ड वाटर अब मिलाएंगे, और वो भी डिपेंड करता है आपके अल्कोहल की परसेंटेज कितनी चाहिए। अच्छा। अब जैसे 42.8% चलती है, मतलब 100 ml के अंदर 42.8 ml अच्छा, ये फिगर मैंने पढ़ी है, बोतल पे लिखी होती है 42.8 V/V। हाँ, वो V/ मींस वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मतलब 100 ml में 42.8 ml प्योर अल्कोहल होता है। ओके। तो उसके हिसाब से वो ABV बोलते हैं, ठीक है, अल्कोहल बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो वो ऐड कर दिया आपने, पानी में ऐड कर दिया उसके अंदर। फिर उसके बाद उसको फिर बॉटलिंग करी जाती है। पहले बॉटल को भी ना स्टेरलाइज किया जाता है। मैं एक डिस्टिलरी गया था तो पूरा प्रोसेस मैंने देखा था। हाँ, ऑटोमेटिक प्लांट होता है, पूरा ऑटोमेटिक प्लांट होता है। तो उसमें बेसिकली क्या था, पहले बॉटल को स्टेरलाइज किया था, बड़े हाई प्रेशर से बॉटल में मारा। भाई ये जो कई बार मैंने देखा है कि वो ठेके के अंदर से निकल आती, वो होती नहीं है कि ठेके के अंदर कोई डस्ट वाली निकल आए। डस्ट वाली कभी नहीं हो सकती है भाई। इतना ट्रांसपेरेंट प्रोसेस था वो, इतना नीट एंड क्लीन प्रोसेस था। इतने हाई प्रेशर से पानी डाल रहे थे बॉटल के अंदर, रह ही नहीं सकती डस्ट किसी भी हालत में। फिर उसको सुखाया जाता है, फिर सुखाने में वो एक वो होती है ऑटोमेटिक प्लांट है, वो एक लाइन से चल रही होती है, और उसमें फिर उसके बाद आगे उसमें भर दी जाती है। भरने के बाद फिर उसके ऊपर कैप लग जाती है, फिर लेबल लगा देते हैं। फिर आगे बड़े सारे लोग खड़े होते हैं, वो उठाते हैं बॉटल को, पेटी में रख रहे होते हैं। वो पेटी होती है मदर कार्टन, उसके अंदर सेपरेटर्स लगे होते हैं। वो 12 बोतल होती हैं या 24 अद्धे या 48 पे वो भर दिए जाते हैं उसमें। अच्छा। और फिर उसके ऊपर टेप लगा दी जाती है। इससे पहले वो बस वो क्वालिटी चेक जरूर करते हैं कि भाई ये 75 डिग्री है प्रूफ या नहीं। 75 डिग्री और 42.8 ये दोनों अल्कोहल की स्ट्रेंथ बताते हैं। अच्छा, जिससे हमारे को हार्म ना पहुंचे आगे अगर ज्यादा हो जाए तो। एग्जैक्टली। तो अब मिल जाएगी ना मुझे, मैं पी लूंगा ना। तो यही दारू है, अब तो मिल ही गई। ठीक है। अब बस यही है कि जो अगर जो फ्यूजल ऑयल्स अगर ज़्यादा हो जाएं, जिसको हम लोग वो प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल में बता रहा था फ्यूजल ऑयल का पार्ट होते हैं, तो ये अगर ज़्यादा होते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। वरना एक जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट दारू बनाता है वो बड़ी मेहनत से बनाता है, बड़ी सर्वे के बाद, बड़ी ही मार्केट रिसर्च करने के बाद में बनाता है, और बड़ी मेहनत लगती है भाई उसकी। बहुत बड़े ड्रीम्स भी होते हैं, हर एक के होते हैं यार।
इतना पैसे का इन्वेस्टमेंट करने के बाद, इतना मार्केट रिसर्च करने के बाद ब्रांड लेकर आया और ब्रांड ही नहीं चला। बिल्कुल। इतने सारे ब्रांड आते हैं चले जाते हैं मार्केट के अंदर, आज के डेट में बहुत ज़्यादा मुश्किल है सर्वाइवल करना। सही बात। चाहे बियर देख लो, चाहे विस्की, चाहे स्कॉच, कंपटीशन बहुत हो गया। फिर हम लोग भी अब आप ही अगर हो, आप ठेके पे जाते हो तो पहले ब्रांड सोच के जाते हो, मैं तो यही लेकर आऊँगा भाई, मैंने ये देखा। बिल्कुल भैया, स्पेसिफिक ब्रांड तो होता ही होता है हर एक बंदे का। अगर आप रॉकफोर्ड पी रहे हो तो आप रॉकफोर्ड ही पियोगे, अगर मैं ब्लेंडर पी रहा हूँ तो मैं ब्लेंडर ही पीऊँगा। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। सबका एक स्पेसिफिक ब्रांड बिल्कुल ज़रूर होना चाहिए। होना चाहिए। ये मैंने जैसे इस लाइन में इतने सालों से हूँ, तो मैं जब शुरुआती दौर में इस इंडस्ट्री में आया था 2006-7 में, तब जब ठेके भी नंबर बहुत कम थे, बट उस समय लोग ब्रांड के रिजिड बहुत होते थे। अब वो ब्रांड रिजिडिटी नहीं है लोगों की भैया। अब जेंजीज जो आ रहे हैं ना, उनको रोज नहीं चाहिए। हाँ ये तो है भाई, आजकल मैंने वो पी ली थी, आज मेरे को ये वाली चाहिए और कल मैं कोई और पीऊँगा। देखो भैया, लोगों का तो पता नहीं, मैं ट्राई करने में विश्वास रखता हूँ, मेरा पूरा बिलीव है कि सबको ट्राई करना चाहिए। पर लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर आप देखो तो मुझे जो ब्रांड पसंद है ना, मैं वही पीना पसंद करूंगा अगर जनरल नॉर्मल डेज हो तो। हाँ, पॉइंट यही है यार। मैंने ये वाला बात नोटिस करी है कि ये यार तेरी एज भाई अलग है, जेनजीज की एज अलग है, जेन जी है ये, और जनरेशन अल्फा अब आ रही है। तो जेनजीज की भाई सोच अलग है, उनके पास पैसे की कमी नहीं है क्योंकि पैसा वो बहुत कमा रहे हैं, या उनके माँ बाप उनको बहुत दे रहे हैं, या माँ बाप को लूट रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो वो तो भाई उनको स्कॉच चाहिए, 1000 रुपये से नीचे का कोई बायर ही नहीं होता जेंजी में। या फिर वो जामुन ले रहे हैं आजकल। हाँ, वो तो पहले रील क्रैनबेरी बना पीते बना थे के उन्होंने मीठी, दिमाग खराब कर और वो रखा है। जामुन पी रहे हैं। इससे पहले वो एप्पल पीते थे, उससे पहले वो लेमन पीते थे। इनका रोज ही नहीं आए, मतलब साल 2 साल एक ब्रांड चलता है उसका, फिर उसका तीसरा साल नया ब्रांड, नया फ्लेवर। सही है, बहुत नॉलेजेबल था ये आज। हाँ, मज़ा आ गया भाई, बहुत सही था। लेकिन अब मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा जिसमें पूरा प्रिपरेशन बताऊंगा, दारू बनती कैसे है। मुझे बहुत बढ़िया लगा ये सब कि लोग बाग जानना चाहते हैं, तो लोगों को बताएंगे जरूर। बिल्कुल पता। लेकिन घर में बनानी नहीं चाहिए, ये बहुत हार्मफुल होता है, क्योंकि अगर घर में आप बना रहे हो तो आप तो मिथेनॉल अलग ही नहीं कर पाओगे ना, आपका कोई इंडस्ट्री प्रोसेस तो है नहीं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आपका वो डिस्टिलेशन ही नहीं है, आप कैसे? तो अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, तो फ्रैक्शंस में अलग होती है। ऐसे नहीं एक बारी, अब आप पानी को गर्म कर रहे हो तो पानी 100 डिग्री पे बॉयल हो जाएगा, है ना। लेकिन ये जो मिथेनॉल है वो तो 64 डिग्री पे अलग होना है। 64 पे जब अलग करना है आपको उसको, तो आप टेम्परेचर कंट्रोल कहाँ घर में हो सकता है? कहाँ घर में हो सकता है? वो तो सीधा 100 ही भागेगा। वो तो आपने हीट ऑन कर दी है, आपके पास तो कोई थर्मामीटर थोड़ी ना ऊपर लगा के चेक करते रहोगे। सही बात है। तो वो दारू तो घर में बनानी नहीं चाहिए, और देसी दारू जो ये घर में बनाकर पी लेते हैं, बोलते हैं ना हम लोग ने, हमको बनानी आती है, हम घर में बना के पी लेते हैं, तो भाई सबसे हार्मफुल है, नहीं पीनी चाहिए। द मेन डिस्क्लेमर ऑफ द वीडियो। चल यार, मज़ा बहुत आया यार, और ऐसे कोई भी ऐसे Q&A तेरे को करना हो कभी भी तो ऑलवेज वेलकम। बिल्कुल भैया, थैंक यू यार, मैं चलता हूँ, आप एंजॉय करो। थैंक यू मेरे भाई।